हम आज बच्चों के बारे में जो कुछ भी जानते हैं ना, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब कुछ लोग उन्हें जन्म से पापी मानते थे, तो कुछ लोग एकदम शुद्ध। तो चलिए एक सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि हमारी ये सोच फिलॉसफी की दुनिया से निकलकर साइंस की ठोस जमीन तक आखिर पहुंची कैसे। तो इस पूरे सफर की शुरुआत होती है एक बड़े ही बेसिक से सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसने सदियों तक बड़े बड़े फिलोसोफर्स को परेशान किया। बच्चे आखिर जन्म से अच्छे होते हैं या बुरे? और सोचिए, इसका जवाब चाहे जो भी हो, ये बहस आज भी हमारी परवरिश से लेकर बच्चों की एजुकेशन तक हर चीज पर असर डालती है। आज तो देखो हमारे पास इस सवाल का जवाब खोजने के लिए एक्सपेरिमेंट्स हैं, डेटा है। लेकिन जरा उस दौर के बारे में सोचिए जब ये सब कुछ नहीं था। तब सिर्फ लॉजिक था और विश्वास। हमारी कहानी बस वहीं से शुरू होती है, जब बड़े बड़े फिलोसोफर्स सिर्फ अपने विचारों के दम पर इस पहेली को सुलझाने में लगे थे। तो चलिए फिर इस महान बहस के पहले हिस्से में डुबकी लगाते हैं। यहां हमें तीन बड़े फिलोसॉफिकल व्यूज देखने को मिलते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे और जिन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट की शुरुआती सोच की नींव रखी। तो सबसे पहले मैदान में आते हैं थॉमस हॉब्स अपने ओरिजिनल सिन यानी मूल पाप के सिद्धांत के साथ। हॉब्स का मानना था कि बच्चे जन्म से ही कह सकते हैं कि स्वार्थी होते हैं, बिल्कुल एक जंगली जानवर की तरह जिसे काबू में करने की जरूरत होती है। और उनके हिसाब से समाज का काम ही यही था, बच्चों को सुधारना, उन्हें कंट्रोल में रखना, और इसके लिए अक्सर सख्त डिसिप्लिन का इस्तेमाल होता था। तो हॉब्स की दुनिया में बच्चे कैसे थे? नेचर से पापी, बिहेवियर से सेल्फिश, और सोसाइटी का रोल क्या था? उन्हें सुधारना। लेकिन जानते हैं सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? ये कि इस पूरे प्रोसेस में बच्चे का अपना कोई रोल ही नहीं था। वो बस एक पैसिव कैरेक्टर था जिसे समाज अपने हिसाब से गढ़ता था। अच्छा, अब हॉब्स की इस दुनिया से निकलकर चलते हैं एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में। ये दुनिया है जीन जैक्स रूसो के विचारों की। रूसों के लिए बच्चे पापी नहीं, बल्कि जन्म से प्योर यानी शुद्ध होते थे। ठीक एक नन्हे पौधे की तरह जिसमें सही और गलत की समझ पहले से ही मौजूद होती है। रूसो की कहानी में विलेन बच्चा नहीं, बल्कि समाज था। एक ऐसा समाज जो बच्चे की मासूमियत को कह सकते हैं कि खराब करने की कोशिश करता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। रूसो का मानना था कि बच्चा पैसिव नहीं, बल्कि एक्टिव है। वो अपनी नेचुरल अच्छाई और अपनी क्यूरियोसिटी के दम पर समाज के बुरे असर से लड़ने की कोशिश करता है। तो एक तरफ हॉब्स, दूसरी तरफ रूसो। अब इन दो बिल्कुल उल्टे विचारों के बीच एक तीसरा, मतलब एक बीच का रास्ता सुझाया जॉन लॉक ने। उनका सिद्धांत था टैब्यूला रासा, जिसका मतलब है कोरी स्लेट या ब्लैंक स्लेट। लॉक का मानना था कि बच्चे ना तो अच्छे पैदा होते हैं और ना ही बुरे, वो तो बस एक खाली स्लेट की तरह होते हैं। तो सवाल यह है कि लॉक की इस कोरी स्लेट पर लिखा क्या जाता है? जन्म के समय तो कुछ भी नहीं, बच्चे में कोई मोरालिटी नहीं होती। समाज यहाँ एक लेखक का रोल निभाता है और उसके अनुभव और परवरिश की कलम ही ये तय करती है कि स्लेट पर अच्छाई लिखी जाएगी या बुराई। और हाँ, हॉब्स की तरह ही यहाँ भी बच्चा एक पैसिव स्लेट ही है जिस पर दुनिया अपनी कहानी लिखती है। तो अगर हम इन तीनों फिलोसोफर्स को एक साथ देखें ना, तो एक बड़ी मजेदार तस्वीर बनती है। एक तरफ हॉब्स का पापी बच्चा, दूसरी तरफ रूसों का शुद्ध बच्चा, और बीच में लॉक की कोरी स्लेट। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस था बच्चे के रोल को लेकर। हॉब्स और लॉक दोनों के लिए बच्चा एक पैसिव कैरेक्टर था जिसे समाज शेप देता है। सिर्फ रूसो ने बच्चे को अपनी कहानी का हीरो माना, जो एक्टिवली अपनी अच्छाई को बचाने की कोशिश करता है। सदियों तक ये फिलॉसफिकल बहस चलती रही, लेकिन फिर आई 19वीं सदी और यहां से सब कुछ बदलने वाला था। अब सवाल ये नहीं था कि बच्चे कैसे होने चाहिए, सवाल ये था कि बच्चे असल में कैसे होते हैं। मतलब अब सोच विचार की जगह ले ली थी सीधे ऑब्जर्वेशन ने। और इस बदलाव की मशाल को दो लोगों ने थामा, चार्ल्स डार्विन और विल्हेम प्रेयर। डार्विन ने हमें यह समझाया कि इंसानों का विकास भी नेचर का ही एक हिस्सा है, और दूसरी तरफ प्रेयर ने पहली बार बच्चों की हाइट, वेट और बिहेवियर को सिस्टमैटिक तरीके से नापना और रिकॉर्ड करना शुरू किया। ये एक तरह की क्रांति थी। अब चाइल्ड डेवलपमेंट सिर्फ कुर्सी पर बैठकर सोचने वाली फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक असली साइंस बन रहा था। और इस नई साइंटिफिक लहर को एक प्रॉपर एकेडमिक सब्जेक्ट का रूप किसने दिया? वो थे जी स्टैनली हॉल। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने ही यूनिवर्सिटीज में इस सब्जेक्ट की पढ़ाई और रिसर्च की नींव रखी और इसे एक फॉर्मल साइंस बनाया।
तो चलिए अब फिलॉसफी और शुरुआती साइंस से आगे बढ़कर आज के दौर में आते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि साइंटिस्ट ने इन शुरुआती आइडियाज को कैसे लिया और एक कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और पूरी तस्वीर बनाई। एक ऐसी तस्वीर जो सिर्फ बचपन पर ही आकर रुक नहीं जाती। शुरुआती साइंटिस्ट्स जैसे कि फ्रॉइड और पियाजे, इन्होंने स्टेज थियरीज को बहुत पॉपुलर किया। उनका मानना था कि डेवलपमेंट एक सीधी सड़क की तरह नहीं बल्कि एक सीढ़ी की तरह है। बच्चे एक एक करके हर पायदान पर चढ़ते हैं और हर पायदान पर वो एक खास तरीके से सोचते और बिहेव करते हैं, जैसे पहले चलना सीखना, फिर बोलना और फिर लॉजिकली सोचना। लेकिन आज की सोच इससे भी एक कदम आगे है। इसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव, और ये सच में एक क्रांतिकारी विचार है। इसके मुताबिक डेवलपमेंट कोई 18 साल की उम्र में आके रुक नहीं जाता। ये तो माँ के गर्भ से शुरू होता है और हमारी जिंदगी के आखिरी पल तक लगातार चलता रहता है। हम हमेशा बदलते रहते हैं, हमेशा डेवलप होते रहते हैं। तो देखा, हमने फिलोसोफर्स की बहस से शुरू करके मॉडर्न साइंस तक का कितना लंबा सफर तय कर लिया है। चलिए अब इस पूरी यात्रा के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फिर से दोहराते हैं। और ये पूरा सफर हमें आज की इस साइंटिफिक डेफिनेशन पर लाकर खड़ा करता है, जैसा कि हरलॉक ने बताया था। डेवलपमेंट सिर्फ बचपन की बात नहीं है, बल्कि गर्भ से लेकर मौत तक होने वाले हर फिजिकल और साइकोलॉजिकल बदलाव का नाम है। जरा सोचिए, हम हॉब्स के उस पापी बच्चे वाले आइडिया से कितना आगे आ गए हैं। तो अगर समराइज करें तो हमारी समझ 3 मेन स्टेज से गुजरी है। पहला था फिलॉसफी का दौर, जहां तराजू पर पाप और पुण्य को तौला जाता था। दूसरा आया साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन का दौर, जब माइक्रोस्कोप के नीचे सच को परखा गया। और तीसरा जो आज का दौर है, लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव, जो डेवलपमेंट को जन्म से लेकर मृत्यु तक देखता है। तो कुल मिलाकर चाइल्ड डेवलपमेंट सिर्फ शरीर का बड़ा होना नहीं है, ये तो पूरी जिंदगी को समझने का साइंस है। तो हमने ये तो देख लिया कि हमारी समझ फिलॉसफिकल बहसों से निकलकर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स तक कैसे पहुंची। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स और न्यूरोसाइंस के इस दौर में डेवलपमेंट का ये साइंस हमें अपने और अपने बच्चों के बारे में आगे और क्या-क्या सिखाएगा। इसका जवाब तो खैर भविष्य में ही छिपा है।